नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से फोन पर की बात। यूएई पर हुए हमलों में नागरिकों की मौत और नुकसान पर जताई चिंता। हॉर्मुज से निर्बाध परिवहन पर बनी सहमति। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी और बासिस बल के प्रमुख सुलेमानी की मौत की पुष्टि। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, अभी ईरान में चल रहे सैन्य अभियान को खत्म करने के लिए तैयार नहीं। लोकसभा में गृह और विदेश मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर भी चर्चा सूचीबद्ध। राज्यसभा में रखी जाएगी वाणिज्य, रक्षा और अन्य मंत्रालयों से संबंधित रिपोर्ट। असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। और फ्रांस में चल रहे मास्टर्स सुपर 300 टूर्नामेंट में आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे किदाम्बी श्रीकांत। पहले दौर में आज डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन से होगा सामना। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से बात करके उन्हें ईद की अग्रिम शुभकामनाएं दी। इसके अलावा पीएम ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, मैंने अपने भाई यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से बात की और उन्हें ईद की अग्रिम शुभकामनाएं दी। हमने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। यूएई पर हुए उन सभी हमलों की भारत की ओर से की गई कड़ी निंदा दोहराई, जिनके कारण बेकसूर लोगों की जान गई और नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। हम इस बात पर सहमत हुए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना कितना महत्वपूर्ण है। हम इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता की जल्द बहाली के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। संघर्ष के बीच ईरानी मीडिया ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की मौत की आधिकारिक पुष्टि की है। इसके अलावा बासिस बल के प्रमुख सुलेमानी की मौत की भी पुष्टि हो गई है। इससे पहले इजरायल के रक्षा मंत्री द्वारा पहले ही दावा किया गया था कि लारिजानी को इजरायली वायु हमले में मार गिराया। साथ ही अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी निशाना बनाया गया। लारिजानी की मृत्यु ईरान के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है, क्योंकि वो लंबे समय से तेहरान की सुरक्षा नीति और कूटनीति में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। उनके निधन से मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव और भी गहरा सकता है। वहीं अमेरिका संघर्ष के 19वें दिन भी ईरान में चल रहे सैन्य अभियान को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि युद्ध बहुत अच्छा चल रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान को कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने दे सकते। भविष्य की रणनीति के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी ईरान में चल रहे सैन्य अभियान को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। और अब बात संसद के बजट सत्र की। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 8वां दिन है। लोकसभा में आज गृह और विदेश मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान होना है। इसके साथ ही विद्युत मंत्रालय के साथ ही कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुदान मांगों पर भी चर्चा और मतदान सूचीबद्ध है। इसके अलावा शाम 6 बजे वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट के संबंध में अनुदानों की बकाया मांगों को सदन में मतदान के लिए रखा जाएगा। वहीं राज्यसभा में आज के कामकाज की बात की जाए तो उच्च सदन में शिक्षा मंत्रालय के लिए जयंत चौधरी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए रामदास आठवले सभा पटल पर पत्र रखेंगे।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन अगले सप्ताह के सरकारी कार्यों के संबंध में एक वक्तव्य भी देंगे। इसके अलावा राज्यसभा में वाणिज्य, रक्षा और अन्य मंत्रालयों से संबंधित संसदीय समितियों की रिपोर्ट भी रखी जाएगी। आज नई दिल्ली में विदेश मामलों की स्थायी समिति की अहम बैठक होगी। बैठक में पश्चिम एशिया के संघर्ष क्षेत्रों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षित वापसी की ताज़ा स्थिति पर विस्तृत समीक्षा की जाएगी। इससे पहले कल लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि रेलवे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का लाभ मिल रहा है। समय समय पर नई तकनीक के साथ नए ट्रैक और स्टेशन भी विकसित किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मोदी सरकार में कई रेलवे ब्रिज तैयार किए गए हैं। अब इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने आगे ये भी बताया कि रेलवे को भारत की आर्थिक ग्रोथ का इंजन बनाने की दिशा में निवेश भी बढ़ाया गया है। भारत 6G तकनीक की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा रहा है। आज विज्ञान भवन में 6G मानकीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया कार्यशाला में उद्घाटन भाषण देंगे। कार्यशाला का उद्देश्य भारत को 6G तकनीक में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों में देश की भूमिका को मजबूत करना है। इसमें सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के विशेषज्ञ 6G के वैश्विक रोडमैप पर चर्चा करेंगे। असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। नौगांव से लगातार 2 बार सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रद्युत बोरदोलोई आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि असम में आगामी विधानसभा चुनाव एक चरण में 9 अप्रैल को होना है और वहीं प्रद्युत बोरदोलोई ने अपने इस्तीफे पर कहा कि उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि कांग्रेस पार्टी, खासकर असम कांग्रेस में उनके साथ लगातार अपमानजनक व्यवहार हो रहा था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने भी उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत फ्रांस में आयोजित हो रहे मास्टर्स सुपर 300 टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। आज पहले दौर के मैच में श्रीकांत का सामना डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन से होगा। किदाम्बी श्रीकांत इस प्रतियोगिता में बेहतर करने के इरादे के साथ सामने होंगे। वैसे पिछले कुछ समय से श्रीकांत का प्रदर्शन अपने खेल के अनुरूप नहीं दिखा है। ऐसे में श्रीकांत की कोशिश इस प्रतियोगिता में सफलता हासिल कर अपनी लय को वापस पाने की होगी। रियल मैड्रिड की टीम ने चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। टीम ने अंतिम 16 के दूसरे लेग के मुकाबले में आज मैनचेस्टर सिटी को 2-1 से शिकस्त दी। ये मुकाबला एतिहाद स्टेडियम में खेला गया। रियल मैड्रिड ने इससे पहले अंतिम 16 के पहले लेग का मैच 3-0 से जीता था। इस तरह 5-1 के एग्रीगेट के आधार पर टीम ने मैन सिटी को प्रतियोगिता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। रियल की ओर से दोनों गोल विनीशियस जूनियर ने किए। पहला गोल पेनाल्टी के जरिए आया, जबकि दूसरा गोल खेल के अंतिम समय में किया गया। ये लगातार दूसरी बार है जब मैन सिटी की टीम प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंच पाई। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।